नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। साल 1974-75 में छात्र आंदोलन अपने चरम पर था। जयप्रकाश नारायण छात्रों के मसीहा बन चुके थे। उस समय की इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध असंतोष पूरे देश में फैल चुका था। जेपी के संपूर्ण क्रांति के आह्वान के बाद छात्रों और युवाओं का आंदोलन गुजरात से होकर बिहार तक पहुंच चुका था। पटना के गांधी मैदान में 18 मार्च 1974 में ऐतिहासिक सभा के दौरान तमाम कवियों में 18 मार्च 1974 की उस तारीख में सिर्फ एक कवि का नाम याद किया जाता है, वो है बाबा नागार्जुन। उस समय की उस वक्त तानाशाह बन चुकी इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध काफी तीखे व्यंग बाण छोड़े थे। तब बाबा नागार्जुन ने कहा था, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको। इस चुभने वाले व्यंग बाण के बाद पूरे देश को जेल खाना बनाकर आपातकाल लगा दिया गया। ऐसे ही तमाम कवियों की भावनाओं को कुचला गया, व्यंगकारों को नहीं बख्शा गया। उस दौर में बाबा नागार्जुन ने पूछा था, इंदू जी क्या हुआ आपको। आज हम पूछ रहे हैं, भूपेश जी क्या हुआ आपको। आप जिस तरह से पत्रकारों के विरुद्ध गुंडागिर्दी के तेवर का समर्थन कर रहे हैं, भरी विधानसभा में अपने समर्थक विधायकों के साथ आप खड़े होकर जिस तरह से आंखें तर रहे थे, जिस तरह से पत्रकार सुनील नामदेव के ऊपर हमला करने दौड़े थे, अब तो आप सीमा लांघकर यह समझा रहे हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने पत्रकार दीर्घा समिति का सदस्य बनाया, उस सुनील नामदेव को आप फर्जी पत्रकार बता रहे हैं। दरअसल अभी तो आप सत्ता में नहीं हैं। जिस वक्त आप सत्ता में थे तब आपने पत्रकारों के साथ क्या किया, यह भी जानना जरूरी है। फिलहाल दुनिया को भूपेश बघेल की उस करतूत को भी देखना चाहिए, जहां पत्रकार और पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की गई और उसके बाद पत्रकारों के साथ खुली गुंडागर्दी करने वाले अपने विधायकों के समर्थन में भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पूर्व चौकीदार कौन है, यही बात को पूछने क्या बदतमीजी कर रहा हूँ। तो कुछ भी नहीं करेगा, अपनी ये विधानसभा है। एक व्यक्ति जो सुनील नामदेव कैमरा और आईडी लेके आया, उसके पास पत्रकार का पास नहीं था। तो ये सीधी सी बात, और वो बदतमीजी करने लगे और अनर्गल आरोप भी लगाने लगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सिक्योरिटी लैप्स का मामला बनता है। और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से विधानसभा परिसर में आके यदि कोई भी घटना कर दे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। आखिर वो कैसे आया, पत्रकारों के बीच में आके कोई भी घटना कारित कर सकता था। भूपेश जी, जब आप सत्ता में नहीं थे तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। विपक्ष में रहने के दौरान आपकी ओर से दावा किया गया था कि वकील, चिकित्सकों और पत्रकारों के लिए निजी सुरक्षा विधेयक लाया जाएगा। लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद आपने सुनील नामदेव ही नहीं बल्कि नीलेश शर्मा, कमल शुक्ला और सतीश यादव जैसे अनेक पत्रकारों के साथ जो बर्बरता की वो पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है। फर्क इतना है कि उस वक्त आपकी सत्ता थी, पत्रकार और पत्रकारिता को काफी हद तक आप दबाने में सफल हुए थे। लेकिन आज दिख रहा है, रस्सी जलने के बाद भी बल नहीं गया। आज आप जिस सुनील नामदेव को पत्रकार मानने से इनकार कर रहे हैं, जबकि उसके लिए विधानसभा से बाकायदा पास जारी हुआ था। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। इतना नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी आपसे प्रश्न पूछा है कि संविधान की नकली किताब लेकर घूमने वाले कांग्रेसी बताएं, पत्रकारों को धमकाना क्या संवैधानिक है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने यही किया है। अपने गैर मर्यादित व्यवहार और कांग्रेस विधायकों की गुंडागर्दी को छुपाने के लिए उन्होंने विधानसभा में यह बयान दिया कि सुनील नामदेव फर्जी पत्रकार है। पत्रकार के भेष में वो विधानसभा में आए थे। उनके पास विधानसभा का पास नहीं था, जबकि उनके पास विधानसभा का अधिकृत पास तो था ही, और साथ ही साथ वो विधानसभा की पत्रकार दीर्घा समिति के सलाहकार सदस्य भी हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपने इस झूठ को क्यों कहा और अब इस झूठ के पकड़े जाने के पश्चात
क्या आप प्रदेश की जनता से झूठ बोलने पर माफी मांगेंगे? जिस सुनील नामदेव को भूपेश बघेल पत्रकार मानने से इंकार कर रहे हैं, उनकी कई तस्वीरें और वीडियो हमारे पास है। भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं कि सुनील नामदेव एक प्रतिष्ठित पत्रकार रहे। आज तक जैसे एक बड़े न्यूज चैनल के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हेड होने के अलावा इंडियन एक्सप्रेस और दूरदर्शन जैसे काफी प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर चुके हैं। विपक्ष में रहने के दौरान भूपेश बघेल कई बार उनको इंटरव्यू दे चुके हैं। वही सुनील नामदेव जो कल तक भूपेश बघेल के लिए प्रिय हुआ करते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि भूपेश बघेल ने उनके घर और ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया। सत्ता के नशे में मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने जो कुछ किया, उनके विरुद्ध बहुत कम मीडिया संस्थानों ने खबरें चलाई। दरअसल वो दौर ऐसा था, एक तो कोरोना संक्रमण काल का दौर और ऊपर से भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने जिस तरह से मीडिया मैनेज किया था, जिस तरह से डिक्टेटरशिप चला रहे थे, जिस तरह से मीडिया के दमन के लिए हिटलर शाही कर रहे थे, वो खबरें उस समय सोशल मीडिया के माध्यम से तो आ रही थी, लेकिन मेन स्ट्रीम की मीडिया ने उससे काफी दूरियां बनाई थी। हालांकि बीबीसी में वो खबर छपी थी। दरअसल सुनील नामदेव ने आज तक से अलग होने के बाद अपना स्वतंत्र यूट्यूब चैनल बनाया था और न्यूज टुडे नामक एक न्यूज पोर्टल भी संचालित करते थे, जिसमें कुछ बड़ी खबरों का उन्होंने खुलासा किया था। ऐसी खबर थी जिसमें लिखा गया था कि 25 रुपए टन कोयले में लेवी होती है। सूर्यकांत तिवारी जैसे कोल माफियाओं के वो निशाने पर आ गए। इसी दौरान सुनील नामदेव ने अपनी खबर में जिक्र किया था कि किस तरह से सौम्या चौरसिया कहीं ज्यादा जूनियर होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खासम खास और उप सचिव बनी हुई है। अपना प्रमोशन पाने के लिए अपने सीनियर के विरुद्ध कई झूठे मुकदमे उनके द्वारा दर्ज करवाए जा रहे हैं। ऐसी तीखी खबरों के बाद सत्ता के नशे में भूपेश बघेल और उनकी सरकार का बुलडोजर चल गया। सुनील नामदेव की तरह एक और पत्रकार है नीलेश शर्मा, जिन्हें 4 मार्च 2022 को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव का बिना नाम लिखे 2.5 साल की सत्ता वाली हकीकत के बारे में व्यंग्य लिखा था और भूपेश बघेल की खासम खास सौम्य चौरसिया का नाम नहीं लिखते हुए वो उनके नाम के साथ सेठानी या गुंजा लिखा करते थे। खुद को छत्तीसगढ़ संस्कृति का हिमायती बताने का ढोंग करने वाले उस समय के सत्ता शीर्ष में बैठे हुए लोगों को घुरुआ के माटी के शीर्षक से प्रकाशित होने वाले उस व्यंग से इतनी नफरत थी कि उन्होंने 38 साल के नीलेश शर्मा को रायपुर की बजाय बिलासपुर जेल में डाल दिया, मानो वो कोई आतंकवादी हो। परिजनों से मिलने तक का मौका नहीं दिया गया। जिस तरह से व्यंग और साहित्य की आवाज को दबाने की कोशिश की, आज वही भूपेश बघेल लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के भीतर पत्रकारों के साथ न केवल खुली गुंडागिर्दी कर रहे हैं, बल्कि उनके समर्थक पत्रकारों से उनकी औकात पूछ रहे हैं। पत्रकार नीलेश शर्मा की गिरफ्तारी 4 मार्च 2022 को हुई थी, जबकि उन्होंने 1 मार्च से ही वाह वाह नामक एक शीर्षक प्रारंभ किया था, जिसमें बिना भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव का नाम लिखे 2.5 साल वाले सत्ता हस्तांतरण का फार्मूला किस तरह से फेल हुआ, ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब सोचिए, रात 11 बजे किस तरह से रायपुर की सिविल लाइन पुलिस एक पत्रकार को उसके घर से गिरफ्तार करती है और रायपुर से करीब 110 किलोमीटर दूर बिलासपुर के जेल में बंद कर देती है। और उस समय की सत्ताधारी दल की ओर से प्रवक्ता बनकर सामने आए सुशील आनंद शुक्ला ने बीबीसी से कहा था, पत्रकारिता और उसकी भाषा की अपनी मर्यादा होती है। जिस भाषा का उपयोग उस रिपोर्ट में किया गया है वह बेहद अमर्यादित और आपत्तिजनक है। यानी कांग्रेस पार्टी और सरकार को उस समय लगा था कि ऐसा लिखना अमर्यादित है। यह तय करने के काम के लिए एक फेक न्यूज कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के पास उस खबर को भेजा जाता, उसकी विवेचना होती, विश्लेषण होता, लेकिन नीलेश शर्मा के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस्तर के कमल शुक्ला से लेकर सतीश यादव के साथ भी जिस तरह से पुलिस के द्वारा बर्बरता और मारपीट भूपेश बघेल के शासन में की गई, वह दरअसल सत्ता के नशे में सड़ चढ़ता घमंड था जो साफ तौर पर दिख रहा था। और आज भी शायद कुछ नहीं बदला है। विधानसभा के अंदर इस तरह का महापाप करने के बाद बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपने किए हुए पाप को सही ठहराते हुए यदि ये कहा जाए कि ये सिक्योरिटी लैप्स है, उनकी जान को खतरा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो व्यक्ति विधानसभा में इस तरह का झूठ बोल सकता है, आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करता होगा जब उसके पास सत्ता रही होगी। सत्ता या विपक्ष से सवाल पूछना पत्रकारों का काम है। ईमानदारी से ड्यूटी करने के बाद जिस तरह से यातना झेलनी
पड़ती है और जिस तरह से प्रहार होता है, और दुख तो तब होता है जब सिस्टम से भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता। आने वाले दिनों में हम कुछ बहुत अहम खुलासे करने जा रहे हैं जिसे जानना समझना आपको जरूरी है। पत्रकारों का काम होता है कि सत्ताधारी दल हो या विपक्ष, प्रश्न पूछना। प्रश्न यदि तीखे हो तो उनके साथ क्या गुंडागर्दी की जाएगी, झूठे आरोप लगाए जाएंगे, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, जैसा कि नज़ारा आपने अभी देखा। पत्रकार सुरक्षा कानून के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन यदि पत्रकार और पत्रकारिता सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनके विरुद्ध इस तरह का दबाव बनाया जाएगा, तो सही खबरें कैसे सामने आ पाएगी। इसे हमें गहराई से समझना होगा। हमारे राजनेता सफेद कपड़ा पहनकर खुद को बताते हैं कि वो शांति के दूत हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन असलियत जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।